हेलो एस्पिरेंट्स। तो मैंने कल आपके लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर अनकम्प्लीट छोड़ा था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कल मैं इसको फिनिश कराती हूँ। तो आज हम इसका जो बचा कुचा पार्ट है हम वो फिनिश करेंगे। तो हमने ये किया था ह्यूमन एज रिसोर्सेज वाला चैप्टर। तो ये यहाँ से रहता है हमारा स्वास्थ्य। अगर आपने वो इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ विजिट माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगी। स्वास्थ्य देखिए, बिल्कुल वहीं से मैं इसकी शुरुआत कर रही हूँ जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था, स्वास्थ्य से। ओके। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? नहीं भाई, ऐसा तो कोई भी नहीं होता है फर्म का मालिक जो रोज रोज छुट्टी करने के बावजूद भी उसको रखेगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जनसंख्या को अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी एंड तृतीयक सेवाएं मतलब कि टर्शरी सर्विसेज के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। देखो, अब इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पुट होंगे। 2016 में कितने हो गई थी? 69 वर्ष अधिक हो गई थी, 69.4 वर्ष अधिक हो गई थी। शिशु मृत्यु दर 1991 के 147 से घटकर, मतलब 1951 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 147 थी, जो अब 2020 में 36 पर आ गई है। तो ये बहुत अच्छी हुई है कि 1951 में 147 शिशु की डेथ हुई थी और 2020 में सिर्फ कितने की? 36 की। तो हमारे इन्होंने स्वास्थ्य विभाग वालों ने बहुत तरक्की की है। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.0 2018 और मृत्यु दर 6.2 2018 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को प्रभावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। ठीक है, कैसे घटती है? और हम उनका अगर शिशुओं का देखो, ये आया है हमारे पास में हेल्थ का, इसको आप देख लेना, ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यहाँ से पढ़ते बेरोजगारी से पहले हम यहाँ पे पढ़ते भारत में अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल, ये यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज है। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज है। इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों के नाम दे देंगे और कह देंगे कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है या नहीं है। ऐसे तो कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें और राज्यों से ज्यादा है। वैसे टोटल कितने हैं हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज? 542। और डेंटल कॉलेज कितने हैं? 313। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट
सकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला और जीतू या चीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? शीला बेरोजगार थी जबकि वो काम करती है, बट वो इसलिए बेरोजगार है क्योंकि वो इंडिया की जीडीपी में कुछ भी नहीं देती है, इसीलिए वो बेरोजगार है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और शीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती, और न ही जीतू, शीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच में है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी हुआ है कि श्रम बल जनसंख्या में कौन लोग शामिल हो सकते हैं? ऐसे लोग जिनकी उम्र 15 से 59 के बीच में है। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रूरल एंड अर्बन एरियाज में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी है? मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, सीजनल मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षित कैसे? क्योंकि उनको अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है, तो वो कम पैसों वाली जॉब नहीं करना चाहते, तो वो शिक्षित बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुल महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त है, ये तीनों किसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में के मामलों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। इस एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक है और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह
स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष भर काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम में जुट जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल के हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों से पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अधिशोषण है। तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही है। आइए, ये अब एक कहानी है, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना। अच्छा, यही स्टोरी चलती रहेगी क्या? सारांश पढ़ लेते हैं भाई, इसके साथ में हमारी ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। देखते हैं। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगते किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती है। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहां रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए हैं। हाँ, तो गाइस ये था हमारा यहाँ पे चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश और हम अब कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको, पूछा भी गया है बहुत ज़्यादा। जैसे ये जो उसके भाई बहन छोटे थे, तो हम इनको बेरोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि जो आर्टिकल 24 है उसमें 18 इयर्स से कम आयु वाले लोग काम नहीं कर सकते हैं, बाल श्रम निषेध है। तो ये आप याद रखना, ठीक है, कि 24 आर्टिकल में ऐसा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद में और भी आपके आते हैं, जैसे कि ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या बोल सकते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी को बोल सकते हैं हम डिसगाइज, इंग्लिश में बोल देंगे
लिख देंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो हिंदी मीडियम वाले अटक जाएंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले अटक जाएंगे। शिक्षित बेरोजगारी मतलब कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। और इसी के साथ में हमारा अब ये कुछ थे जो मैंने नोट डाउन कर रखे थे आपको पढ़ाने के लिए, ओके। ये जैसे ये था शिक्षित बेरोजगारी के अंदर ही आ जाती है, इसी को बोल देते हैं हम स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। जब काबिलियत के मुताबिक काम नहीं मिलता है और कम वेतन में लोग काम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते या और उनको काम करना पड़ता है, तो वो क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। ये किसको बोल देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एक और तरीके की गरीबी है, मैं अभी बताती हूँ आपको, इधर इसको बड़ी करके। एक और तरीके की होती है फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक, ये बहुत आई है, फ्रिक्शनल घर्षणात्मक। इसमें जैसे किसी व्यक्ति को कोई जो जॉब करता है कंपनी में, वो जॉब छोड़ देता है और 1 मंथ तक, 1 मंथ तक या 2 मंथ तक या 1 साल तक वो इधर उधर टहलता रहता है, 1 ईयर तक, 2 मंथ तक कहीं इधर उधर टहलता रहता है, घूमता रहता है, नौकरी के इंटरव्यूज देता रहता है और फिर जाके उसको जॉब मिलती है। तो जो ये टाइम पीरियड का उसने जो गैप लिया, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। एक जो ये थी यहाँ पे जीतू, जो ये वाइफ थी, हाउस वाइफ, इस चैप्टर में वो कौन सी बेरोजगारी थी, वो थी वल्नरेबल जॉब थी वो उसकी। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, वल्नरेबल जॉब, जो एज अ वाइफ जो जॉब तो करती है बट उनकी जॉब काउंट नहीं होती है, ठीक है, वल्नरेबल जॉब, ओके। तो अब हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश, ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और कल मिलते हैं हम 3rd चैप्टर के साथ, ओके, बाय बाय।